हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आर्ट क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स में जो 1 नंबर के आते हैं प्रश्न, उन सभी प्रश्न को डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। और प्यारे बच्चों, जो कि 2025 के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आज का ये प्रश्न भाई लोग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि आप नए हैं। कमेंट तो एकदम कीजिए प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा है आप लोगों को इसके बारे में। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज हम एक एक नंबर के प्रश्न कराने वाले हैं, जो एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और 1 नंबर के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो अब दे लेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हम देर ना करते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है भाई लोग, कह रहा है लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है भाई लोग वायु फोकस दूरी का, लिखेंगे एफ ए बटे में एफ एल बराबर होगा एफ एल जी -1 बटे में क्या होगा एफ ए जी -1, यही होगा प्यारे बच्चों। जब लेंस को हम द्रव में डुबो देते हैं तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए लेंस की फोकस दूरी का अनुपात क्या होगा। देखिए एफ ए अपान एफ एल, यही तो है अनुपात। एफ ए क्या है, वायु में लेंस की फोकस दूरी। एफ एल क्या है, द्रव में लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। एफ ए क्या है, वायु में लेंस लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी। और बताइए एफ एल क्या है, एफ एल है द्रव में द्रव में लेंस द्रव में लेंस की फोकस द्रव में लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। ये है द्रव में लेंस की फोकस दूरी, ठीक। तो बच्चों, आपसे यदि संबंध पूछा जाएगा तो आप यही संबंध लिख लेंगे और आपके बोर्ड में 1 नंबर आपको मिल जाएंगे 2025 में, ठीक है। भूलिएगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है भाई लोग। यस, उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बताइए स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के मूल मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होगा। बच्चों आयनन विभव का फार्मूला क्या होता है पता है। आयनन विभव का फार्मूला होता है हाइड्रोजन के आयनन विभव का आयनन एनर्जी, लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी बराबर होता है कितना प्यारे बच्चों, होता है +13.6 बटे में एन स्क्वायर, यही होता है। ये आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। आयनन ऊर्जा का किसी भी परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा पूछा जाएगा, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी कक्षा के लिए आयनन ऊर्जा पूछा जाएगा तो आप यही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है समझ रहे हैं नहीं। और बताए मूल मूल ऊर्जा स्तर के लिए बोला है। मूल ऊर्जा स्तर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी मतलब पहले कक्षा में है, तो पहले कक्षा जो होती है हाइड्रोजन के पहले कक्षा के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल ऊर्जा स्तर। हाइड्रोजन के पहले कक्षा को क्या कहते हैं, मूल ऊर्जा स्तर, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा जो होता है उसे कहते हैं मूल ऊर्जा स्तर। n बराबर 1 रख देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, आयनाइजेशन 13.6 बटे में 1 का स्क्वायर। तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी कितना आ जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछ लिया जाए हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर के लिए बोला है, द्वितीय ऊर्जा तृतीय के लिए बोल देता है, तृतीय कक्षा की आयनन ऊर्जा, दूसरी कक्षा की आयनन ऊर्जा, तो n का वैल्यू रख के हल कर देंगे, ठीक है। तो ये है आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर के लिए, ठीक है समझ में आता है बच्चों। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई लोग, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा एवं बीमा का सूत्र लिखिए। चलिए, विशिष्ट चालकता का परिभाषा क्या होता है, बोलेंगे किसी किसी चालक
चालक के विशिष्ट किसी चालक के विशिष्ट किसी चालक के विशिष्ट किसी चालक के विशिष्ट किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। ठीक है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। फार्मूला क्या होता है? सिग्मा बराबर 1/रो। ठीक है, सिग्मा बराबर 1/रो। बच्चों यदि आपसे बीमा पूछा जाएगा, इसकी बीमा बताइए, तो ध्यान दीजिए इसका बीमा क्या होगा। ध्यान से देखिए, मैं बना दे रहा हूं, रो रा बाई यल। ठीक है, आर का बीमा क्या होता है? V/I। आई होता है W/Q। देखिए हमें बीमा क्या है याद करने की जरूरत नहीं होती है, हमें फार्मूला याद रहता है, मैं बीमा बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा यम L²T⁻²। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों यम L²T⁻³ A⁻1। ये विभव का बीमा हो गया। और प्रतिरोध का बीमा कितना हो जाएगा बताइए? रो बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों यम L²T⁻3 A⁻2। और ये है क्या? क्षेत्रफल एक काट देंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा? ऊपर एक यल बचेगा, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी बताइए? इसका बीमा होता है यम L³ T⁻3 A⁻1। ठीक है, ये किसकी बीमा है? विशिष्ट चालकता का। तो आपसे कोई पूछ ले विशिष्ट चालकता बताइए और विशिष्ट चालकता के बीमा बताइए, तो आप यही बताएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ऐसा प्रश्न काफी तेज पूछे जा रहा है अब। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट बातें समझाता हूँ। ठीक है, हो गया होगा प्यारे बच्चों, उम्मीद है, क्योंकि आप लोग बड़े स्मार्ट हैं और स्मार्ट बोर्ड पर स्मार्ट तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न में चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है ध्यान दीजिए। कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को मापता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में दो प्रकार की धाराएं होती हैं, एक IRMS और एक होता है I0। तो बताइए, एक होता है अधिकतम धारा, एक होता है आभासी धारा। तो धारा मापी में जो अमीटर प्रयोग किया जाता है, तो वह अमीटर कौन से प्रकार के धारा को नापता है? प्रत्यावर्ती धारा के कौन से प्रकार की धारा को नापता है? IRMS या I0? तो बच्चों IRMS नापता है। ठीक है, तो अमीटर प्रत्यावर्ती परिपथ में अमीटर प्रत्यावर्ती परिपथ में अमीटर क्या करता है? अमीटर IRMS को मापता है। ठीक है, IRMS को मापता है, मतलब आभासी धारा। IRMS का मतलब आभासी धारा को नापता है। ठीक है क्लियर हो गया है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर प्यारे बच्चों, और अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न समझने का बेहतर दिल से दिल प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों समझने के लिए, क्योंकि इस बार 2025 के बोर्ड के एग्जाम में जितने भी 1 नंबर के आने वाले प्रश्न हैं वो नहीं बचने चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। करा होल पर कितना आवेश होता है? पीएन संधि डायोड का संकेत बताइए। देखिए बच्चों, होल आपका इलेक्ट्रॉन और होल दोनों सेम होते हैं चार्ज, लेकिन चिन्ह विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस, होल पे प्लस। तो होल पे कितना चार्ज होता है? इसका चार्ज होगा होल पे चार्ज, होल पर आवेश कितना होगा बताइए? होल पर आवेश होगा बच्चों +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये है होल पर आवेश। अब बनाएंगे बच्चों पीएन संधि का प्रतीक। क्या बनाएंगे? पीएन संधि का प्रतीक। तो ध्यान दीजिए बच्चों, पीएन संधि का प्रतीक को ध्यान से देखिएगा। ये है आपका पीएन संधि का प्रतीक। ठीक है,
ये है प्यारे बच्चों आपके पीएन संधि का प्रतीक, देख लीजिए यहाँ पर ये है पीएन संधि का प्रतीक, ए पी है और ए एन है प्यारे बच्चों, ए पी है और ए एन है, समझ रहे हैं कि नहीं। ये हो गया पीएन संधि का प्रतीक। आप ये इतना लिखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से और दिल तिल लगा के एक नंबर मिल जाएगा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पर और नेक्स्ट पॉइंट को हल करने का बेहतर से बेहतर प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए तरंगों में, देखिए रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, बताइए। तो सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति रेडियो तरंगों की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। ये पूछ रहा है सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, रेडियो तरंगों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। ये हो गया बच्चों इसका जवाब, ठीक है। जवाब समझ में आ रहा बा रघुआ लोगन के, क्योंकि 2025 का बोर्ड का एग्जाम देना है ना, सब कुछ समझना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए बच्चों अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वाहनों में पश्चदशी दर्पण के रूप में, मतलब पीछे, वाहनों में पीछे वस्तु को देखने के लिए कौन से मतलब दर्पण प्रयुक्त होते हैं, बताइए। वाहनों में पश्चदशी दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों में जो बैक साइड मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है, अवतल या उत्तल, तो बच्चों क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। समझ में आ रहा बा बताइए, यदि समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। जवाब एक एक नंबर का है, बहुत प्यारा जवाब है। देखिए अगला क्या है, किसी प्रकाश संवेदित सतह के कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो कार्यफलन का अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ से। क्यों भाग रहे हो भाई, कार्यफलन का अर्थ लेकर। देखिए क्या है कार्यफलन का अर्थ, बोलेंगे जो किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, इसको हटा दीजिए, न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को। यदि समझ में आ गया प्यारे बच्चों तो मैं आपसे बार बार कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद भी कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों और याद भी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, पहली बात। 1 किलोवाट घंटा में कितने, 1 किलोवाट घंटा में इतना जूल होते हैं, देख लीजिए कितना जूल होते हैं, इतना जूल होते हैं। और 1 किलोवाट घंटा में जूल बदलने के तरीके, क्या तरीके हैं, 1 किलोवाट को पहले किलोवाट को किस में चेंज करेंगे, वाट में, किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 वाट। उसके बाद 1 घंटा को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 हो जाएगा। तो बताइए, इसलिए क्या होता है किलोवाट घंटा, देखिए जहां किलोवाट है वहां पर एक 1000 वाट और जहां घंटा है वहां पर 3600 सेकंड। आप इन दोनों का गुणा कर देंगे तो देखिए इतना जूल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा समझ में आया। इसको यदि घात के रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 10 के घाते 6 जूल। यदि आप घात के रूप में लिखना चाहते हैं तो ठीक है, 1 जूल में एक किलोवाट घंटा में इतना जूल होता है। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को यदि क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रश्न दिखाई दे रहा है, दिल से बताइएगा, दिल से। क्या करा, किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाता है तो आवेशित छड़ के विभव पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो किसी आवेशित छड़ के पास अनावेशित छड़ के रखने पर आवेशित छड़ का विभव घट जाता है। क्यों, क्योंकि आवेशित छड़ उस अनावेशित छड़ को भी तो आवेशित करना चाहेगा। जब उस अनावेशित छड़ को आवेशित करना चाहेगा तो उसके भी तो आवेश वहां चले जाएंगे, तो उसका विभव क्या हो गया, घट गया कि नहीं घट गया बताइए, दिल से बताइएगा भाई। इस पे आवेश है, इस पे आवेश नहीं है। जब ये आवेशित समूह, ये आवेशित है और इस पे आवेश नहीं है, जब इसके सामने रख देंगे तो बताइए क्या होगा, इसका कुछ तो आवेश यहाँ प्रभाव डालेगा, इसका कुछ तो आवेश निकला होगा, तो इसका विभव क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा।
बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या कह रहा है, सीधे धारावाही चालक तार के कारण, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। पहले ध्यान दीजिए, सीधे धारावाही चालक चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्तों के रूप में होती हैं। मतलब आपको पता है कि जैसे सीधा तार है, इसमें धारा बह रहा है, तो आस्टेट का कहना है इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो गया होगा, चुंबकीय क्षेत्र। जब इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हो किस तरह से हैं, इसके इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से वृत्त के रूप में होती हैं। ठीक है, इस तरह से वृत्ताकार वृत्त बनाती हैं, सकेंद्रित वृत्त बनाती हैं। देखिए ये चालक तार है, इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इस तरह से होता है, इस तरह से गोला गोला बना बना के जाते हैं, और जो वृत्ताकार बनाते हैं वो सकेंद्रित होता है। मतलब जितने भी वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं गोल गोल बनाई है, वृत्त जो बनाई है, सभी का केंद्र एक ही है, इसलिए सकेंद्रित होता है। यही है प्यारे बच्चों इसका चिन्ह, प्रतीक। ठीक है, इसका क्या है, प्रतीक है। इस तरह से मान लीजिए जा रही है चुंबकीय बल रेखाएं। आप चाहे एक ठो बनाइए चाहे 10 ठो बनाइए, आपके ऊपर होता है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, ऐसे। क्लियर, ये हो गया बच्चों। आपसे बोल दे चुंबकीय बल किसी चालक द्वारा किसी चालक तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाइए। तो आप ऐसे दर्शाएंगे, क्योंकि इनके देखिए इनके चारों ओर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो किस तरह होती हैं, एक सकेंद्रित वृत्त बनाती है। मतलब उन सभी वृत्तों की केंद्र एक ही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक ही वैद्युत बल रेखाएं होंगी नहीं, हजारों वैद्युत बल रेखा निकलेंगी। चलिए अगला पॉइंट देखिए बच्चों, क्या करा, चालक विशिष्ट चालकता एवं अभवा वेग में संबंध लिखिए। देखिए बच्चों, आपको एक फार्मूला पता है, आपको एक फार्मूला पता होगा, अनुगमन वेग, अनुगमन, क्या बच्चों, अनुगमन, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध तो पता होगा ना, में संबंध, में संबंध, क्या है संबंध, बताइए बताइए क्या संबंध है। जे बराबर वी डी ई एन, यही ना, जे बराबर वी डी ई एन, यही तो संबंध है। और क्या कह रहा है, विशिष्ट चालकता। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है विशिष्ट चालकता में और अनुगमन वेग में संबंध बताना है। अब विशिष्ट चालकता, आपको ये फार्मूला तो पता है, आपको विशिष्ट चालकता पूछा है। अब सर विशिष्ट चालकता क्या होता है, सर विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता आप पढ़े होंगे, जे बराबर, अरे सॉरी बच्चों, सिग्मा बराबर ना, सिग्मा बराबर 1/रो। यदि आप रो बराबर पूछा जाएगा तो बताइए रो का फार्मूला क्या पढ़े हैं आप सभी लोग, रो का, रो का आप फार्मूला पढ़े होंगे ई बटे में जे, पढ़े होंगे ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो ये पलट जाएगा, बताइए, ये पलट जाएगा, रो हो गया तो ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का जे बटे में क्या, जे बटे में ई। अब जे का वैल्यू रख दीजिए, संबंध प्राप्त करना है, वी डी ई एन ए, एन ई, यही हो गया आपका संबंध। ठीक है, अनुगमन वेग और किसमें संबंध है, विशिष्ट चालकता में संबंध। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये क्या है, विशिष्ट चालकता लिख सकते हैं, विशिष्ट, विशिष्ट चालकता। ठीक है भाई लोग, विशिष्ट चालकता समझ रहे हैं। आपको पता है कि रो बराबर 1/, सिग्मा बराबर 1/, रो होता है, और रो का फार्मूला क्या होता है बताइए, रो बराबर यही होता है। तो आपको बताइए जब रो बराबर ये होता है, तो रो का वैल्यू जब यहाँ रख देंगे, ये अपान जे रखेंगे तो जे कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यही संबंध प्राप्त हो जाएगा। बताइए, क्लियर। यदि क्लियर हो गया तो कमेंट कीजिएगा जरूर, क्लियरिटी समझ में आ रही प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं।
अभी देखिए इसी प्रश्न को मैं हल करके बताया हूँ। 1 किलोवाट का मान जूल में निकालिए। 3.6 गुणे 10 घाते 6 भी तो बताए हैं, इसको आप लोग कर लेंगे। अगला क्या है, ध्यान दीजिए। इस प्रश्न में चर्चा कीजिए, कह रहा है स्वप्रेरकत्व का बीमीय समीकरण निकालिए। स्वप्रेरकत्व का बीमीय समीकरण कैसे निकाला जाएगा, यही बोला है। तो फिर जो आपको पता है ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एल डी आई बटे में डी टी। यदि आपको एल चाहिए तो ई इंटू डी टी बटे में क्या लिख देंगे, डी आई। अब बीमा कैसे निकालेंगे, ई मतलब विभव, विभव की बीमा क्या होती है, यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 ए पावर माइनस 1, यही होता है विभव का बीमा। समय टी है, आई क्या है, एम्पियर है। तो बताइए एल बराबर, इसका बीमा क्या लिखेंगे, यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 ए पावर माइनस 1। फिर बताइए यहाँ पर ये समय है तो समय का बीमा टी बटे में, फिर बताइए धारा, धारा का बीमा क्या होगा ए। अब बताइएगा मेरे बच्चों, बताइएगा बस आप लोग देखिए यहाँ टी के पावर 1 है और वहां टी के पावर में कितना है, -2 है, घट जाएगा, कितना आ जाएगा, एल की बीमा यम एल यम एल स्क्वायर टी पावर -2, फिर ए पावर कितना हो जाएगा, -2। कैसे होगा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सर इस ए को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 ऑलरेडी पहले से है, एक माइनस और 1 चला जाएगा तो क्या यही बीमा बन जाएगा। कमेंट कीजिए, सीरियस दिल से बता रहा हूँ, कमेंट करने के लिए कमेंट करना ना भूलिएगा, यू भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा इतना है, इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर, इस इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी। तो आपको पता है, मैं बोला आयनन ऊर्जा फार्मूला क्या निकालते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बराबर प्लस 13.6 बटे में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n बराबर कितना दिया है बच्चों आप लोगों को, दूसरके के लिए बोला है तो कितना रखेंगे n बराबर, बताइए 13.6 बटे में 2 का होल स्क्वायर। बताइए आयनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, प्लस 13.6 बटे में कितना हो जाएगा, 4। अरे जो यदि आप इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 3.4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया, ये क्या है आप लोगों का आयनन ऊर्जा है, कौन से कक्षा का, n बराबर 2 के लिए किसी भी कक्षा का आयनन ऊर्जा पूछ लेगा तो मैं तो बता ही दूंगा, क्योंकि मैं हूं खिलाड़ी। क्या हूं, मैं हूं खिलाड़ी, ठीक है, और खेल देंगे खेल, आ जाएगा आंसर चलिए कोई बात नहीं, अगले पॉइंट पे चलिए बच्चों। अगला क्या है, प्रकाश के तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। तो प्रकाश के तरंगाग्र की परिभाषा क्या होती है, बताइएगा दिल से। ये जो दिल से निकला है जुबान, ये जो दिल से निकली है बातें कभी नहीं भूल पाते हैं, ठीक है देखिए क्या है, तरंगाग्र की परिभाषा क्या होती है, तो बोलेंगे किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ। देखिए एक प्रकार की कल्पना होती है तरंगाग्र, और किसी माध्यम में वो खींची जाती है, तो बोलेंगे किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जो, जिसमें माध्यम के कण कंपन के समान कलाम गति करते हैं, उसे तरंगाग्र करते हैं। क्या बोलेंगे, किसी किसी माध्यम में खींचा गया किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित माध्यम के कण, कंपन के, कहां पर तो कंपन के समान कला में गति करते हैं,
करते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। उसे तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर हो गया? यार जो है तरंगाग्र की परिभाषा और याद करके आपको जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो एक नंबर आप नहीं कर पाएंगे। और बच्चों आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि आप लोग बिना याद करे आएंगे नहीं, हमें तो पता है अच्छी तरह से। चलिए अगले प्रश्न में देखें। देखिए क्या कह रहा है, विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच में संबंध बताए। देखिए बच्चों एसआई एमकेएस दोनों एक ही मात्रक होते हैं, ठीक है। जैसे आपको शक्ति का मात्रक बोल सकते हैं जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। जूल प्रति सेकेंड बराबर क्या बोल सकते हैं, सेकेंड यहाँ लिख दीजिए, जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड बराबर या हम बोल सकते हैं वाट, दोनों तो एक ही मात्रक है। तो इसका एसआई दोनों के बीच में संबंध पूछा जाएगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ए हो गया आपका एमकेएस पद्धति और क्या हो गया एसआई पद्धति, दोनों लेकिन एक ही है, कोई जरूरत नहीं, जरूरी नहीं कि ये आपका एसआई मात्रक हो, एमकेएस मात्रक भी इसे बोल सकते हो, इसे भी एसआई मात्रक भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि आप एमकेएस बोलें, ठीक है। तो दोनों सेम होते हैं, एमकेएस और मतलब एमकेएस और एसआई मात्रक दोनों एक ही होते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है। चलिए भाई कहाँ भाग रहे हो। देखिए क्या कह रहा है, यदि एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता हो को प्रदर्शित करे तो 1/√में एप्सिलॉन नॉट किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगा। बच्चों ये प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करेगा। ये जो भौतिक राशि है ये इसके बराबर में क्या होता है, इसके बराबर में c होता है ना, तो ये c क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है। तो कौन सी राशि को प्रदर्शित करेगा, भौतिक राशि कौन सा होगा बताइए, किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगा, प्रकाश के वेग को। तो लिखेंगे प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करता है, ठीक है, प्रदर्शित करता है। समझ में क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गया बच्चों, दिल से बताइएगा ये दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। ये दिल है कि मानता नहीं, कोई बात नहीं, मना लीजिए। देखिए क्या है, किरण, देखिए प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र, यहाँ तरंगाग्र होना चाहिए भाई लोग, ठीक है। क्या होना चाहिए, तरंगाग्र, तरंगाग्र, तरंगाग्र में क्या संबंध होता है। देखिए प्रकाश की किरण विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक रूप है। प्रकाश किरण क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक रूप है, ठीक। और आगे रूप है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, यही तरंगाग्र तरंगों की एक विशेषता है। तरंगाग्र क्या होता है, तरंगों का एक गुण है। तरंगाग्र का जहां बात आ जाएगा तो आप समझ लेंगे कि हम तरंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां तरंगाग्र शब्द आ गया मेरे बच्चों तो हम समझ लेंगे कि हम तरंग की बात कर रहे हैं। देख लीजिए यही तो बोल रहा है, वही तरंगाग्र तरंगों की विशेषता होती है। तो किरण और तरंगाग्र में फर्क समझ में आया नहीं। तरंगाग्र तरंगाग्र जो होता है वो तरंग के बारे में बताता है, और प्रकाश की जो किरणें होती हैं, जो किरण होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक रूप होता है, ठीक। आगे देखिए, अब उसके बाद इन दोनों में संबंध क्या है, तो बोलेंगे प्रकाश किरणें हमेशा तरंगाग्र के अभिलंबवत और तरंग संचरण की दिशा में होती हैं। तो प्रकाश किरण क्या होती हैं, तरंग संचरण के अभिलंबवत और प्रकाश संचरण की दिशा में होती हैं। इन दोनों के बीच में संबंध है, यही इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध है, संबंध। इन दोनों के बीच में संबंध पूछा जाएगा तब क्या बोलेंगे, कहेंगे प्रकाश की किरणें हमेशा तरंगाग्र के अभिलंबवत और तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही संबंध है। तो बच्चों आप लोगों को ये संबंध समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप जानते हैं प्रकाश ऐसे चल रहा है ना, तो जब प्रकाश ऐसे चल रहा होगा
तो जो इनके तरंगाग्र होते हैं वैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। देखिए यही तो कह रहा है, प्रकाश की किरणें हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। ये तरंगाग्र है और ये प्रकाश है, तो उसके लंबवत ही तो चल रहा है। और तरंग संचरण की दिशा में होती हैं। और तरंग संचरण की दिशा मतलब ये आगे इधर बढ़ती है, इधर नहीं बढ़ती है। आगे इधर बढ़ रही है तो इसी की दिशा में चल रही है ना प्यारे बच्चों। आप लोगों को समझ में आया संबंध क्या है इन दोनों के बीच में? बताइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला क्या है, ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। आपसे पूछा जाएगा ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए तो क्या बोलेंगे? ठोसों में ऊर्जा बैंड इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों के समूह होते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों का समूह होता है। देखिए यह बैंड संरचना ठोसों में परमाणुओं के बीच अंतर क्रियाओं के कारण बनती है। ठीक है, देखिए यह बैंड, जो ये बैंड बनता है, यह बैंड संरचना ठोसों में परमाणुओं के बीच अंतर क्रियाओं के कारण बनती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा ठोसों में ऊर्जा बैंड की परिभाषा करना है तो बोलेंगे ठोसों में ऊर्जा बैंड इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों का समूह होता है। इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों का समूह होता है। आप चाहें तो यहीं तक परिभाषा लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसके आगे लिखने की। ठीक है, आपका परिभाषा यहीं तक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहीं तक बोल देंगे। ये तो आप लोगों को ऐसे लिखाया गया है। ठीक है, कि ऊर्जा बैंड संरचना क्या होती है। ठीक है, तो परिभाषा आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना फेयर बनाते रहे पहले चौक, क्योंकि आप लोगों को 1 नंबर पाना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज जर्मन भौतिक वैज्ञानिक हेनरी रूडोल्फ हर्ट्ज ने साल 1887 में की थी। ठीक है, ये है बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के साइंटिस्ट का नाम। ठीक है क्लियर हो गया? तो बच्चों इनके साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आगुड़ का व्यंजक तथा मात्रक लिखे। चुंबकीय द्विध्रुव आगुड़ का व्यंजक क्या है? यम बराबर आई ए, ये हो गया व्यंजक। अब क्या बात करेंगे? मात्रक। मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा बच्चों एम्पियर 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 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यह है व्यंजक। ठीक है, क्लियर हो गया? बताइए सब कुछ ओके क्लियर? फटाफट कमेंट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखें। क्या कह रहा है? सूक्ष्म तरंगे क्या हैं, इनका उपयोग बताइए। सूक्ष्म तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक प्रकार है। सूक्ष्म तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनका तरंग दैर्ध्य 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक बीच में होता है। इनका तरंग दैर्ध्य 1 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर से देखिए 1 मिलीमीटर से 1 मीटर के बीच में होता है। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों का के कई उपयोग देखिए क्या है? माइक्रो ओवन में खाना गर्म रखने के लिए, फिर रेडार प्रणाली में वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने में। तो रेडार प्रणाली में इसका यूज क्या होता है सूक्ष्म तरंगों का? तो प्रणाली में बच्चों रेडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगे क्या करती हैं? किसी भी वस्तु की स्थिति पता लगाई जाती है। आपसे कहीं कहते हैं ना आप हमारे रेडार में हैं, रेडार का मतलब आप उस वस्तु की स्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं रेडार। और उस रेडार में कौन सा तरंग होता है? सूक्ष्म तरंगे होती है। ठीक है, यदि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया है तो चलिए आगे अगले पॉइंट पर। ज्यादा समय का क्लास नहीं रह गया बच्चों, जल्दी ही प्रश्न खत्म हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है? ध्रुवर कोड से आप क्या समझते हैं? तो बोलेंगे बच्चों वह आपतन कोड जिस पर परावर्तित किरणें समतल ध्रुवित हो जाती हैं उसे ध्रुवर कोड कहते हैं। बोलेंगे
वह आपतन कोण जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाती है, समतल ध्रुवित हो जाती है, समतल ध्रुवित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ध्रुवण कोण कहते हैं, समझ में आप सभी लोगों को? ध्रुवण कोण क्या होता है भाई लोग? क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। आपके ज्यादा प्रश्न नहीं रह गए बच्चों, और जल्दी ही आपके प्रश्न खत्म कर दिए जाएंगे, आपको टेंशन मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है? प्रश्न खत्म करके आपको टेंशन मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक? देखिए क्या कर रहा है, चित्र में पीएन संधि डायोड अग्रमिनत अथवा पश्चमिनत। देखिए बच्चों, इसका चित्र ध्यान दीजिए, तो ध्यान से देखिए इसके चित्र को। देखिए ये -3 वोल्ट है और ये है -5 वोल्ट। तो बताया बच्चों, इसमें से 3 बड़ा है कि 5? तो सर 3 बड़ा है। 3 क्यों बड़ा है? क्योंकि माइनस में जो वैल्यू जितना छोटा उतना बड़ा होता है। ये बड़ा है और ये छोटा है। जब P पर बच्चों, P पर वोल्टेज अधिक लगा हो, अधिक मतलब प्लस, बड़ा होने का मतलब ये प्लस है ना, और ये माइनस होगा। तो यदि बच्चों पीएन संधि पहचानना है कौन अग्रमिनत है कौन पश्चमिनत है, यदि P पर अधिकतम वोल्टेज होगा तो जान लो अग्रमिनत है, ठीक है? तो क्या है? अग्रमिनत। बस यही पकड़ना है, यदि कम वोल्टेज होगा तो पश्चमिनत, बात खत्म। अग्र अभिनत, ठीक है? क्लियर हो गया? बताइए, अग्र अभिनत क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले पॉइंट पे बच्चों, अगला क्या है ध्यान दीजिए। 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है? L बराबर L बराबर ई बटे में क्या होगा? DI बटे में DT, यही होता है। तो बोलेंगे यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है, तो उसे 1 हेनरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? 1 हेनरी कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे जब कुंडली में क्या बच्चों? जब कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, जब कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकेंड का धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो देखें, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो उसे 1 हेनरी कहते हैं। उसे 1 हेनरी कहते हैं, ठीक है? उसे 1 हेनरी कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं? बताइए बच्चों, समझ रहे हैं? यदि E का मान भी 1 हो जाए, DI बटे DT का भी मान 1 हो जाएगा, L बराबर आ जाएगा 1, मात्रक क्या होता है? हेनरी, ठीक है? क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है बात रहुआ लोगन के? यदि आप लोगों के समझ में आ रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए और बातों को समझिए और जज्बातों में आंसर दीजिए। चलिए, धारा घनत्व की परिभाषा बोलेंगे। बोलेंगे किसी चालक के एकांक किसी चालक के एकांक किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत बहने वाली धारा को अभिलंबवत बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर हो गया? अगले पॉइंट पे बच्चों मात्रक क्या बोला है, तो मात्रक क्या होता है बताइए। फार्मूला क्या है? J बराबर I/A। तो क्या हो जाएगा मात्रक होगा एम्पियर प्रति, क्या होगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, मात्रक क्या होगा? एम्पियर प्रति धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया है तो स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा? ना भूलिएगा। देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 दिया है। कितना? ये है बच्चों कितना है भाई? 510 नैनो टेस्ला। मान लीजिए 510 ही है भाई, समझ में नहीं आ रहा 510 क्या होगा। हमको लगता है प्रश्न में कहीं, चलिए कोई बात नहीं। 510 टेस्ला 10 नैनो टेस्ला है। नैनो टेस्ला है तो नैनो टेस्ला को टेस्ला में चेंज कर देंगे तो 510 कितना होगा बच्चों? लिखेंगे 510 गुणे 10 के घाते -9 टेस्ला। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम वैद्युत क्षेत्र का भाई E0। तो बताइए C बराबर क्या होता है? E0 बटे में B0। E0 बटे में क्या होता है? B0। यदि आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया तो देखिए हमें निकालना क्या है? E0। E0 बराबर इसका गुणा इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा? C B0 हो जाएगा। वैल्यू रखिए E0 बराबर C के बराबर 3 गुणे 10 के घाते कितना? 8 गुणे इसका कितना होगा? 510 गुणे 10 के घाते -9। तो बताइए E0 बराबर गुणा कर दीजिए, इसका कितना हो जाएगा? 0 3 15 गुणे 10 के घाते -1। अब देखिए E0 बराबर 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो 153 आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर हो गया? जो कैलकुलेशन है गुणा भाग है तो थोड़ा फास्ट किया जाएगा और आप लोग दिल से गुणा भाग कीजिएगा और दिल से हमें याद कीजिएगा कि हमें अब नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़े और आप लोग मेहनत खूब जम के करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न क्या है लोग, ध्यान दीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। अनुचुंबकीय तथा लव चुंबकीय पदार्थों में क्या मुख्य अंतर है? तो चलिए एक नंबर का तो एक ही अंतर देना है, ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनुचुंबकीय 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 और क्या? लव चुंबकीय। क्या बच्चों? लव चुंबकीय लव चुंबकीय। ठीक है, तो बताइए अनुचुंबकीय क्या है? वह पदार्थ जिसे जिसे वह पदार्थ जिसे जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में मामूली से
मामूली से चुंबकित चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। ये है अनुचुंबकी के बारे में। प्रतिचुंबकी के बारे में वही चीज होगा, बस वो प्रबल से चुंबकित हो जाते हैं। बोलेंगे वह पदार्थ वह पदार्थ जिसे बाह्य बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर रखने पर क्षेत्र रखने पर क्षेत्र के दिशा में प्रबल से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, हो जाते हैं। क्लियर हो गया? यदि आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया है तो स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिए। दिल से मैं बता रहा हूँ कि बहुत आसान एक नंबर के प्रश्न आएंगे और आप हर एक प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया ना? उम्मीद कीजिए बच्चों, खूब उम्मीद रखिए। क्या कर रहा है? कोई वस्तु अवतल दर्पण के मतलब कि दर्पण के अक्ष पर दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच में कहीं रखी है। किरण आरेख द्वारा वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए। तो चलिए, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण से वस्तु कहाँ रखी है? बताइए, अवतल दर्पण से वस्तु कहाँ रखी है? अवतल दर्पण से वस्तु रखी है, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण से वस्तु कहाँ रखी है? ये वस्तु का ये ध्रुव हो गया, और ये हो गया सेंटर, और ये हो गया बच्चों आपका, ये फोकस हो गया ना, फोकस हो गया, ये हो गया फोकस प्यारे बच्चों, ये हो गया फोकस, ये हो गया सी। वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है? इन दोनों के बीच में। देखिए, फोकस एवं ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में बच्चों, फोकस और ध्रुव के बीच में मतलब यहाँ रखा जा रहा है। यहाँ पर जब वस्तु को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? तो पहले एक वस्तु प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। देख लीजिए, दूसरे किरण को कहाँ से भेज देना? ध्रुव से। जब दूसरे किरण को ध्रुव से भेजेंगे, देखिए ऐसे ही तो जाएगा। यस या नो? सर यस या नो बताइए। यस सर, यस या नो? क्या देखो, ऐसे ही तो जाएगा एकदम। देखिए अधिक कोण बनाएगा, देख लीजिए यही जाएगा। तो एक दूसरे को कभी काट पाएंगी क्या? जब एक दूसरे को कभी नहीं काट पाएंगी, इन दोनों को डाट डाट करके कहाँ ले जाएंगी? पीछे। इसको डाट डाट करके पीछे ले जाइए, और इसको भी डाट डाट करके इसे पीछे ले जाइए। पीछे ले जाने पर देखिए एक दूसरे को यहीं पर काट रहा है। ये आपका प्रतिबिंब होगा ए डैश बी डैश, और ये क्या है आपका ए बी। ठीक है, यही था। उसके बाद अब वस्तु एवं प्रतिबिंब के आकार की तुलना कीजिए। तो वस्तु देखिए क्या कहेंगे, लिखेंगे वस्तु का मतलब प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बनता है और कैसा बनता है? आभासी। ठीक है, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनता है। प्रतिबिंब का आकार देखिए बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, दर्पण के पीछे है, और डाटेड किरणें काट रही है, इसका मतलब आभासी है। ठीक, क्लियर हो गया? यदि आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया परीक्षों, तो स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा। अगले प्रश्न को ध्यान दीजिए, ध्यान समझिए। क्या कह रहा है? किसी प्रकाश संवेदित सतह के लिए देहली आवृत्ति दी है न्यूनाट 8 × 10⁻14। 8 × 10 वहां 14 होना चाहिए। ठीक है, 8 × 10⁻14 परीक्षों। यस सर, हमने हर एक बात को समझ रखा है। बस आप ही बस अपना पढ़ाने पे बेहतर ध्यान दें, और हम लोग का अच्छा नंबर आ जाए, और हम तो सब पढ़े हुए हैं ऐसा आप सोच रहे होंगे, कोई बात नहीं। अब बताइए, कार्यफलन बोला है तो कार्यफलन का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू
नाट बताइए W बराबर एच का वैल्यू 6.6 गुणे 10 की घाते -34 गुणे न्यू नाट का वैल्यू 8 गुणे 10 की घाते कितना होगा 14। बताइए W बराबर इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा 8 फिर 8 छक्के 48 48 फिर कितना जोड़ देंगे उसमें 4 जोड़ दीजिए 8 4 12 और कितना होगा 2 मतलब 52 कितना दशमलव हो जाएगा गुणे 10 के घाते 14 दूना 28। बताइए कितना घटा 4 घटा देंगे इससे बच जाएगा आपका 20 -20 जूल। बताइए क्लियर हो गया? कितना प्यारा प्रश्न है प्यारे बच्चों। बताइए क्लियर हो गया या नहीं हो गया बताइएगा। देखिए न्यू नाट दिया था दहली तरंग दैर्ध्य दहली आवृत्ति, उसके बाद क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों, उसके बाद कार्यफलन, कार्यफलन का फार्मूला W बराबर एच न्यू नाट और न्यू नाट का वैल्यू रख दो, एच का वैल्यू रख दो प्यारे बच्चों, गुणा भाग कर देंगे आप लोग इतना आपका मान आ जाएगा। क्या आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रहा बा? यदि आप लोगों को समझ में आ रहा बा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और यह कितनी होती है? तो ध्यान दीजिए कौन से पदार्थ की होती है, Fe। देखेंगे Fe की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है, Fe की पूछा जाएगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होती है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो आप क्या बताएंगे? Fe की कितना होती है? इसकी बंधन ऊर्जा होती है बच्चों ई प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा EBN होता है 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं। 8.8 8.6 8 मेगा इलेक्ट्रॉन जो भी बोलना हो, ठीक है, इतना 8 के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? ये आप लोग प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या में ग्राफ पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्या है कारा किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है? तो देखिए आपको पता है P बराबर क्या होता है W/T। P बराबर क्या होता है W/T। मतलब बोलेंगे किसी परिपथ में क्या बोलेंगे, किसी परिपथ में एक सेकेंड में किसी परिपथ में एक सेकेंड में 1 जूल कार्य करना हो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति। उसे क्या कहते हैं, 1 वाट बोल सकते हैं। ठीक है, 1 वाट का क्या मतलब है, 1 वाट का मतलब है कि किसी वस्तु में या किसी परिपथ में, किसी कुंडली में, किसी परिपथ में कार्य करने की शक्ति, कार्य करने का दर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे 1 वाट 1 वाट से एक वन मतलब कि 1 वाट से अभिप्राय मतलब कि क्या बोलेंगे किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की क्षमता को, ठीक है, क्या बोलेंगे किसी परिपथ में एक, ठीक है, किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड 1 जूल प्रति सेकेंड एक किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्षमता को 1 वाट कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। यदि आप W/T
यदि एक कर देंगे W/T, देखिए जूल एक हो और समय भी एक हो, तो बताइए जूल प्रति सेकंड हो जाएगा नहीं। किसी परिपथ में प्रति सेकंड 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की क्षमता को मतलब की क्षमता को 1 वाट कहते हैं। ठीक, या तो आप बोल सकते हैं किसी परिपथ में 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है, उसे 1 वाट कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, किसी परिपथ में 1 सेकंड में बोलेंगे 1 सेकंड में, ठीक है, क्या बोलेंगे 1 सेकंड में किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल, कितना बोलेंगे बच्चों, 1 जूल कार्य किया जाता है, बोलेंगे जूल कार्य किया जाता है तो उसे 1 वाट कहते हैं। ठीक है, उसे 1 वाट कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है भाई, जूल भी एक है और समय भी एक है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों, इन सभी प्रश्नों को कर लेते हैं और हम अपने चैप्टर को करते हैं समाप्त। एक एक नंबर के प्रश्न बच्चों 42-43 प्रश्न थे, अब सब हो गए क्लियर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, उपयुक्त रेखाओं की सहायता से समझाई। तो बोलेंगे जब चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समदूरस्थ होती हैं तो उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए, और इसके दर्शाना है चित्र द्वारा, चित्र को ऐसे बनाकर दर्शा दीजिएगा। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ होनी चाहिए। ये हो गया आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ हो। ठीक है समांतर और समदूरस्थ मतलब दोनों की लंबाई एक ही दिशा में हो, लंबाई भी बराबर हो और उनके बीच का गैप भी बराबर हो। देखिए यही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यह है एक समान क्या बोलेंगे बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, क्लियर हो गया। यदि क्लियर हो गया बच्चों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस लास्ट प्रश्न को देख लीजिए। इस प्रश्न में क्या कह रहा है बताइए। कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टामीटर तथा अमीटर के पाठ्यांक क्रम से इतना इतना है। वोल्टामीटर एवं धारा का, देखिए वोल्टता एवं धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि जो प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज और धारा लगा होता है वो आरएमएस को नापता है। मतलब वोल्टामीटर है तो विभव को नापेगा वीआरएमएस, और धारा अमीटर है तो आईआरएमएस को नापेगा। तो बताइए किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टामीटर और अमीटर धारा को क्रम से इतना इतना माप रहा है, और प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है वोल्टता एवं धारा का वर्ग माध्य मूल मान आरएमएस। अब बताइए वोल्टामीटर है तो खुद ही आरएमएस वीआरएमएस नाप रहा, वोल्टामीटर क्या नापता है, वीआरएमएस ही, खुद ही वीआरएमएस वोल्टेज नापता है, और अमीटर कौन सा, आईआरएमएस नापता है।
कितना 1.4 इंच। बताइए, अब पूछ ही यही रहा है और ये नाप इतना खुद ही प्रश्न में इतना आंसर खुद दिया है। अमीटर प्रत्यावर्ती धारा, कौन सा धारा नापता है प्रत्यावर्ती धारा का? IRMS। वोल्टामीटर प्रत्यावर्ती के कौन से वोल्टेज का नापता है? VRMS। देखिए, अब हमसे फिर प्रश्न में कह रहा है कि VRMS और ARMS का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने देखिए यही आंसर होगा इसका। ठीक है, क्लियर हो गया? यदि आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, जो कि 1 नंबर का ये प्रश्न बनता है। तो आपके 5 प्रश्न बनते हैं, 6 प्रश्न बनते हैं 1 नंबर के। बच्चों, लिखने के लिए 6 प्रश्न बनते हैं 1 नंबर के। यदि आप इसको देख लेंगे तो आपका 6 नंबर क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बुक बताइए, क्लियर हो गया कि नहीं? इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू बच्चों, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट।